वेलकम बैक एशिया ऑनलाइन एजू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब काफ़ी बातों पर टॉपिक पर बात की थी आपसे। पिछले वीडियो आपने देख भी लिए होंगे शायद। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। ये क्लास 12th में क्वेश्चन आता है फिगर ऑफ स्पीच का 4 मार्क्स का, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ख़ास तौर से। फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हिंदी में अलंकार। हिंदी में भी आपने अलंकारों के विषय में सुना होगा, जैसे अनुप्रास अलंकार हुआ करता था, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, काफ़ी प्रकार के अलंकार हिंदी में आपने पढ़े होंगे। तो आज हम यहाँ पर हिंदी के अलंकार के विषय में नहीं बल्कि इंग्लिश में जो अलंकार होते हैं उनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार होता क्या है ये बात आप सबको शायद मालूम होगी। अलंकार किसी भी भाषा को या किसी भी सेंटेंस को रोचक बनाने के लिए उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, कुछ शब्दों का यूज कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब ना तो वहाँ पर चंदू के चाचा हैं, ना चंदू की चाची है, ना चांदनी रात है, ना चांदी की चम्मच है। तो ये क्या है? केवल एक कल्पना है। उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए उसमें कुछ वर्ड जोड़ दिए जाते हैं। जैसे युद्ध स्थल में खून की नदियाँ बह गई। क्या इतना खून है किसी के अंदर कि युद्ध स्थल में नदी बह जाए खूनों की? नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पर, आज हम बात करेंगे जो इंग्लिश में क्लास 12 में क्वेश्चन आएगा, केवल उसी विषय पर बात करेंगे हम। ज़्यादा हिंदी में नहीं घुसते हैं हम, इसलिए अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। तो इंग्लिश में जो अलंकार होते हैं वो यहाँ पर 7 टाइप्स के अलंकार होते हैं। कितने? 7 टाइप्स के, 7 प्रकार के अलंकार बताए गए हैं इंग्लिश में आपको क्लास 12 के लेवल पर। तो वो अलंकार 7 कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। नंबर 1 होता है अपना सिमली अलंकार। इसको हम कुछ बच्चे स्माइल भी बोलते हैं, लेकिन स्माइल नहीं होता, ये SIMILE सिमली अलंकार होता है। नंबर 2 मेटाफर अलंकार होता है। सिमली अलंकार, मेटाफर अलंकार। नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। एपोस्ट्रोफी होता है। नंबर 5 हाइपरबोल होता है। नंबर 6 ऑक्सीमोरन अलंकार। नंबर 7 पर आता है अपना ओनोमैटोपोइया। तो इस प्रकार से बच्चों ये 7 टाइप्स के अलंकार होते हैं। आपके सामने 7 टाइप के अलंकार हैं इंग्लिश में। सिमली नंबर 1, नंबर 2 मेटाफर, नंबर 3 जो आता है आपका पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 पर आपका एपोस्ट्रोफी, नंबर 5 हाइपरबोल, नंबर 6 ऑक्सीमोरन, नंबर 7 ओनोमैटोपोइया। अब इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? अब मैं इनके हिंदी में नाम बताता हूँ आपको। सिमली को हम कहते हैं हिंदी में उपमा, मेटाफर को कहते हैं रूपक, पर्सोनिफिकेशन को हम कहते हैं मानवीकरण, एपोस्ट्रोफी को हम कहते हैं संबोधन, हाइपरबोल को हम कहते हैं अतिशयोक्ति, ऑक्सीमोरन को हम कहते हैं विरोधाभास, ओनोमैटोपोइया को हम कहते हैं ध्वनि सूचक। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये 7 टाइप्स होते हैं अपने। नंबर 1 पे आता है सिमली,
उपमा हिंदी में इसको कहते हैं। नंबर 2 मेटाफर, हिंदी में रूपक कहते हैं। नंबर 3 पर आता है पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। नंबर 4 पर आता है एपोस्ट्रोफी, संबोधन अलंकार इसको कहते हैं हिंदी में। नंबर 5 पे आता है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार इसको कहते हैं। नंबर 6 पर आता है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार इसे कहते हैं। 7 पर आता है अपना ओनोमेटोपोइया, इसको ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने इंग्लिश में टोटल जो है इस समय वो है 7 टाइप्स के अलंकार। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं 7 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको अलग अलग बताता हूं मैं, इनको सबकी डेफिनेशन बताता हूं विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए फर्स्ट पर आता है अपना सिमली। प्यारे बच्चों, फर्स्ट लिया हमने सिमली, उपमा। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, इन अ सिमली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एज डिफरेंट काइंड्स विच आर कॉमन एट लीस्ट इन वन पॉइंट। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स यूज एज लाइक और सो। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि सिमली जो अलंकार होता है, उपमा जो अलंकार होता है, उनमें बिल्कुल भिन्न भिन्न वस्तुओं की क्या की जाती है, कंपैरिजन, तुलना की जाती है। यानी कि बिल्कुल अलग दो वस्तुओं की जहां पर तुलना की जाती है, लेकिन वो वस्तुएं किसी ना किसी एक बात में समानता उनके अंदर होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं सिमली, उपमा अलंकार। और उसमें जो मुख्यतः पहचान इसकी ये है कि इनमें जो कुछ वर्ड्स हैं एज, लाइक और सो, इनके जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें एज, लाइक, सो, इनमें से किसी ना किसी एक वर्ड का यूज अवश्य होता है। तो जहां पर भी एज, सो, लाइक का यूज हो, जहां पर दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर होती है अपनी सिमली अर्थात उपमा अलंकार। कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए इसके। फर्स्ट है अपना लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यानी कि जीवन क्या है हमारा, एक स्वप्न की तरह है। तो ये दोनों लाइफ और ड्रीम बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं, तो इसलिए यहां पर एक शब्द और यूज हुआ लाइक। एज, सो, लाइक, इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हो तो वहां पर सिमली होती है, पहचान बताई मैंने। तो यहां पर एक तो लाइक है, तो इसलिए क्या हुई, सिमली। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि यहां पर सिमली अलंकार है, क्योंकि यहां पर लाइक का यूज हुआ है और दो अलग अलग लाइफ का और ड्रीम का दोनों की तुलना की गई है। सेकंड ले लीजिए, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, यानी कि रात जो है, नाइट जो है वो इतनी अंधेरी है, इतनी डार्क है जैसे कि ब्लैक स्टोन। जबकि ब्लैक स्टोन और नाइट बहुत डिफरेंस है दोनों में, लेकिन यहां पर एक शब्द और यूज हुआ एज। तो यहां पर एज, लाइक या सो कोई भी आ जाए तो वहां पर क्या होता है, सिमली अलंकार। तो यहां पर क्या यूज हुआ है, एज, इसलिए यहां पर इस एग्जाम्पल में क्या है, सिमली उपमा, उपमा अलंकार है। थर्ड ले लीजिए, हर फेस इज लाइक द मून, यानी कि उसका चेहरा है कैसा, एक चांद की तरह। तो किसी का चेहरा चांद तो हो नहीं सकता है, केवल तुलना की जा रही है उसकी। तो यहां पर लाइक का यूज हो गया। तो इस प्रकार से इसमें भी कौन सा अलंकार है, अपना सिमली उपमा। फोर्थ है अपना सी इज लवली लाइक अ रोज, यानी कि वह इतनी प्यारी है वह जैसे कि एक गुलाब। वह गुलाब तो है नहीं, वो फूल तो है नहीं, लेकिन तुलना कर दी गई है किससे, रोज से। और यहां पर लाइक का यूज हो गया, तो इसलिए इसमें कौन सा है, सिमली, यानी कि उपमा अलंकार है इस एग्जाम्पल में भी। 12th में जो आएंगे, दो क्वेश्चन आएंगे अलंकार के, फिगर ऑफ स्पीच के। एक तो 2-3 एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, उनमें पूछ लिया जाएगा कि इन एग्जाम्पल्स में बताइए अलंकार कौन सा है, और एक कोई भी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी विद एग्जाम्पल, चाहे वो सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन कोई भी आ सकती है एग्जाम में। एक डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स के साथ लिखनी होगी, और 2-3 एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उनमें आपको पहचानना होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट सिमली उपमा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम सेकंड, रूपक की। तो बच्चों सेकंड है अपना मेटाफर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम रूपक अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर
compared, but words of comparison as like so are not used। यानी कि इसमें भी मेटाफर वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन तुलना करने के लिए जो शब्द हैं एज लाइक सो उनका यूज इसमें नहीं होता है। यानी कि यह है तो सिमिली जैसा ही, लेकिन इसमें एज लाइक सो का यूज नहीं होता है। सिमिली में एज लाइक सो का यूज होता है, जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, ये मेटाफर का है, और सिमिली का क्या था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक, इसमें क्या यूज हुआ था सिमिली में, लाइक, लेकिन यहां पर लाइक एज सो किसी का यूज नहीं है, तो यहां पर है अपना मेटाफर। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या एक स्वप्न है। सेकंड है अपना द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जो है उसकी तुलना किससे की गई है, किंग यानी कि राजा से। शेर कहां का राजा है, जंगल का। थर्ड है अपना द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट की तुलना किससे की गई है, शिप जहाज से। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, जबकि वो जहाज तो होता नहीं है, लेकिन उसकी तुलना की गई है किससे, शिप से। यहां लॉयन की तुलना किससे की गई, कंपैरिजन किससे किया गया है, किंग से। लाइफ का किससे कंपैरिजन किया गया है, ड्रीम से। और यहां पर एज लाइक सो, इन तीनों एग्जांपल्स में किसी भी कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया गया, जबकि सिमिली में लाइक एज सो इनका यूज हुआ था। तो इस प्रकार से ये कौन सा अलंकार होता है, मेटाफर अलंकार। बात समझ में आई। अब थर्ड की बात करते हैं हम, पर्सोनिफिकेशन की। तो बच्चों थर्ड है अपना पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। इसकी डेफिनेशन है, पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless object and abstract ideas are thought of as living being। इसका अर्थ होता है पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव मान लिया जाता है, वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। अर्थात निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिसके अंदर जान नहीं होती, और उसको यहां पर ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि उनमें जान है, वो सजीव है। अर्थात नॉन लिविंग वस्तुएं जो होती हैं उनको यहां पर लिविंग थिंग्स में मान लिया जाता है। जैसे एग्जांपल्स हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। अनुभव देखा है किसी ने, एक्सपीरियंस को देखा है किसी ने। अनुभव क्या होता है, एक निर्जीव है, उसमें सजीव नहीं है एक्सपीरियंस, ना उसके अंदर आत्मा है कोई, ना जान है उसके अंदर। जबकि टीचर क्या है, सजीव है, लिविंग है। तो यहां पर एक्सपीरियंस अर्थात ये निर्जीव को सजीव मान लिया गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। सेकंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। अब प्यार को किसी ने देखा है, लव को किसी ने देखा है, नहीं। लव क्या एक भावना है, आंतरिक भावनाएं हैं, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। लेकिन यहां पर अंधा कौन हो सकता है, जो लिविंग है, इंसान है, वो अंधा हो सकता है। लेकिन यहां पर प्यार को अंधा बताया गया है। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। थर्ड है, ए लाई हैज नो लेग्स, यानी कि झूठ के पैर नहीं होते। झूठ क्या है, कोई इंसान है झूठ, नहीं, वो भी एक नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो इसको क्या मान लिया गया, लेग्स, की झूठ के लेग्स होते हैं या लेग्स नहीं होते हैं। जबकि ये निर्जीव चीज है, इसको लेग्स किसके होती हैं, जो सजीव हो, जो लिविंग हो, उसी के तो पैर होते हैं। इंसान है, जानवर है, वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, इसलिए उनके पैर होते हैं। लेकिन यहाँ पर लाई के पैर नहीं होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते हैं, निर्जीव को सजीव बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा पर्सोनिफिकेशन क्या है, ये अलंकार हुआ। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, यहाँ पर मानवीकरण। इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार हुआ, पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ की। तो बच्चों फोर्थ है अपना एपोस्ट्रॉफी, इसको कहते हैं हम संबोधन अलंकार। इसकी डेफिनेशन है, एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट टू आइडिया। यानी कि इस अलंकार में किसी अनुपस्थित या मरे हुए या मानवीकृत भाव को
सीधे सीधे स्पष्ट किया जाता है। जबकि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता था, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी में जो व्यक्ति मर चुका है, जो अनुपस्थित है, उसको सीधे सीधे संबोधित किया जाता है। तो वहां पर होता है अपना एपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार। जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये सभी क्या हैं? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम क्या है? ये अनुपस्थित है, मृतक मान लो, अनुपस्थित मान लो, यानी कि ना वर्ल्ड किसी ने देखा है, ना लाइफ को किसी ने देखा है, ना टाइम को किसी ने देखा है। तो ये सभी अनुपस्थित चीजें हैं। सेकंड है ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी कि ये कैप्टन था, एक यात्रा हुई थी, एक लेसन था। ओ कैप्टन माय कैप्टन एक पोयम है, उसमें मर चुका है कैप्टन, उसके बाद का ये सेंटेंस कहा गया है ओ कैप्टन माय कैप्टन, क्योंकि वो मर चुका है तो उसको ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो भय भरी हुई जो यात्रा थी, डर वाली जो यात्रा थी, वो पूर्ण हुई। लेकिन कैप्टन वहां पर नहीं है, कैप्टन यहां मर चुका है। थर्ड है अपना ओ जूलियस सीजर थ्रू आर्ट माइटी एट। अरे जूलियस सीजर तुम आज भी बहुत शक्तिशाली हो, जबकि जूलियस सीजर भी मर चुका है, अनुपस्थित है, वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो एपोस्ट्रोफी में जो व्यक्ति मर चुका है या अनुपस्थित है, या जो भाव अनुपस्थित है, अदृश्य है, उनको डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, उसे कहते हैं हम एपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार। पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में केवल यही अंतर होता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, लेकिन यहां पर मृत और अनुपस्थित को डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, जैसे कि वो सामने ही हो। एपोस्ट्रोफी में और पर्सोनिफिकेशन में इतना अंतर होता है। और इसमें कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज भी होता है, ये भी इसकी मुख्य पहचान है। इसमें जो सेंटेंस आते हैं इनके एग्जाम्पल, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है या कॉमा लगा होता है ज़्यादातर, ये भी इसकी मुख्य पहचान होती है। तो अब बात करते हैं हम फिफ्थ की। फिफ्थ है अपना हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जैसे कि इसके नाम से प्रतीत होता है, अतिशयोक्ति किसे कहते हैं, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताना। जैसे डेफिनेशन है, हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, एज लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। अर्थात इस अलंकार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति की जो वास्तविक स्थिति होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, वहां पर होता है अपना अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कहते हैं ना, बहुत डींग हाँक रहा है, जैसे उसके घर में दूध की नदियां बहती हैं, उसकी भैंस इतना दूध देती हैं, इस प्रकार से डींग हाँकना, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा करके कहना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लूड इन द बैटल। अर्थात इसका मतलब होता है कि नदियां बह गई खून की, कहां पर, युद्ध क्षेत्र में। क्या इतना खून है कि वहां पर नदियों में बाढ़ आ जाए या नदियों की तरह खून बहे? नहीं है ना। तो यहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है कि युद्ध स्थल में खून की नदियां बह गई, या युद्ध स्थल में इतना खून बहा, नदियों में भी बाढ़ आ गई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, क्योंकि यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। सेकंड है अपना देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, यानी कि उनका जो मुखिया था वो माउंटेन, पर्वत की तरह ऊंचा था, पर्वत के बराबर ऊंचा था। क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान पर्वत के बराबर ऊंचाई हो सकती है किसी की? नहीं। थर्ड है कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई आदमी एक से अधिक बार मर सकता है? नहीं। जो मौत आती है वो एक बार आती है, आदमी एक ही बार मरता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि जो कायर आदमी होते हैं वो कई बार मर जाते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एक ही बार मरता है जो भी मरता है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी चीज को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बताना, वहां पर होता है अपना अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल अलंकार। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 की। तो बच्चों नंबर 6 है अपना ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज और पुट टुगेदर। अर्थात विरोधाभास वह अलंकार होता है जहां पर एक दूसरे के विरोधी विचार रखे जाते हैं, अर्थात एक दूसरे की अपोजिट बातें की जाती हैं
उस अलंकार को हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार, जहां पर एक दूसरे की अपोजिट हो एकदम बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल है लव इज बिटर स्वीट, यानी कि प्यार कैसा है, अच्छा भी है, स्वीट मीठा भी है, बिटर कड़वा भी है। बात समझ में आई? बिटर भी यानी कि कड़वे के लिए भी कहा गया है, बुरे के लिए भी कहा गया है, स्वीट अच्छे के लिए, मीठे के लिए भी कहा गया है। सेकंड है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक ओपन सीक्रेट है। ओपन क्या होता है, खुला हुआ, सीक्रेट क्या होता है, रहस्य। तो दोनों आगे ना विरोध एक दूसरे के, ओपन खुला हुआ भी है, सीक्रेट बंद है अर्थात रहस्य। तो दोनों का यूज हुआ है, विरोधाभासी हैं दोनों, एंटोनियम्स हैं दोनों एक दूसरे के। थर्ड है द शॉपकीपर वाज एन ऑनेस्ट रोबर, जो दुकानदार है वह क्या है, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लुटेरा। जब दोनों में क्या अंतर है, ऑनेस्ट रोबर में, ऑनेस्ट और रोबर दोनों के एंटोनियम है, विरोधाभासी हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, रोबर जो होता है वो लुटेरा, बुरा आदमी होता है। तो यहां पर भी दोनों के विरोधाभासी हो गए, ऑनेस्ट और रोबर एक दूसरे के एंटोनियम हुए। तो इस प्रकार से जहां पर भी दो शब्द यूज हो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड, एंटोनियम जिसको हम कह सकते हैं, वहां होता है अपना विरोधाभास अलंकार। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट अपना जो 7 है ओनोमोटोपोइया। तो बच्चों अपना लास्ट है बच्चों नंबर 7 ओनोमोटोपोइया। इसको हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, ओनोमेटोपोइया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सुगेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि ध्वनि सूचक वह अलंकार होता है जिसमें जो शब्द दिए होते हैं वो ध्वनि की सूचना दें। अर्थात इन अलंकार में, इस अलंकार में जो वाक्य दिए होते हैं उसके अंदर जो शब्द होते हैं उनसे किसी ध्वनि का पता चलता है, यानी कि किसी जानवर की हो, पशु पक्षी, किसी की भी ध्वनि का पता चलता है, उनमें इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं। जैसे ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, अर्थात घुर घुर करके कौन जाता है, हॉग सुअर, जंगली सुअर जो होता है वो घुर घुर करके जाता है मानो। तो यहाँ पर घुर घुर आवाज है किसकी, सुअर की। तो इससे प्रतीत होता है यहाँ पर ध्वनि सूचक अलंकार है। जहां पर भी ध्वनि के शब्द यूज हो वहां होता है अपना सीधा सीधा ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो यहां भी ध्वनि है, बार्क। थर्ड है अपना द बीज आर बुजिंग, मधुमक्खियां क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं, भिन भिना रही हैं। तो यहां पर भी आवाज किसकी है, मधुमक्खियों की। फोर्थ है अपना द स्नैक हिस, सांप जो कैसे करता है, हिस हिस, फुरफुर करता है ना सांप भी, हिस हिस की आवाज आती है। तो ये किसकी आवाज होती है, सांप की। जैसे द क्रो कैव्स, कौवा क्या करता है, काव काव करता है। तो इस प्रकार से जहां पर भी ध्वनि सूचक शब्दों का यूज हो वहां होता है अपना ओनोमोटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार। तो इस प्रकार से आज के ये 7 अलंकार आपने पढ़े, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है आज की वीडियो में आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ थोड़ा कम चमक रहा हो, क्योंकि अपना जो ये मार्कर है ये सूख गया है, रखे रखे हमने ध्यान नहीं दिया था, तो इसके लिए सॉरी, कम दिखता है इसके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।